विषय पर अपनी बात रखूंगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को विषय अच्छा लगेगा। बोर्ड नहीं आया है शायद, बिना बोर्ड के ही करते हैं। आया है क्या? बोर्ड आया है क्या दिलपेश? बोर्ड आया क्या? नहीं आया? नहीं आया। हाँ ओके, कोई बात नहीं, बिना बोर्ड के चलेगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपको अधिक से अधिक मेरी बात समझ में आए। आज मेरा विषय है भारत की जाति व्यवस्था। आप सब इस जाति शब्द से परिचित है ना? और ये जाति ऐसी है कि जाति ही नहीं है हमारे जीवन से। जाति वो चीज है जो हमारे जीवन से कभी जाती नहीं है। हमारे जन्म के साथ जो हमसे लग जाती है तो मरते दम तक हमारे साथ रहती है। ऐसी ये जाति है। और इस जाति व्यवस्था को जिस तरीके से बनाया गया उसके ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहती हूँ। ये जाति व्यवस्था अचानक से नहीं है, ना ये किसी ईश्वर ने बनाया ना प्रकृति ने बनाया। ईश्वर को तो खैर मानते भी नहीं है कि कोई ऐसा होता भी है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, उस विषय में हमको नहीं जाना है। लेकिन इतना मालूम है कि प्रकृति ने तो ये व्यवस्था नहीं बनाई है। बराबर है? कोई पैदा होता है तो अपनी इच्छा से किसी जाति में पैदा नहीं होता है। वो कहाँ पैदा हो रहा, कैसा पैदा हो रहा, कुछ नहीं। इसलिए हम ये मानते हैं कि जाति व्यवस्था ये प्राकृतिक नहीं है, ये मनुष्य निर्मित है। और ये आई कहाँ से है? तो बाबा साहेब अम्बेडकर इसके बारे में खुलासा करते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था से आई है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ये दोनों चीज क्या है? क्या ये एक ही है या ये अलग है, या दोनों का कोई कनेक्शन है ऐसा कंफ्यूजन कुछ लोगों को हो सकता है। तो बाबा साहब कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था पहले से थी। और वो कैसी वर्ण व्यवस्था थी? 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अभी मैंने ऐसे उंगली से बताया, अभी बोर्ड होता तो मैं बोर्ड पर लिखती। ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, और उसके नीचे जो वर्ण व्यवस्था में नहीं आते हैं, जिसे अवर्ण कहते हैं, वो अस्पृश्य। बात समझ में आ रही? वर्ण व्यवस्था में कितने हैं? 4। और जो अस्पृश्य वो वर्ण व्यवस्था में आते हैं क्या? नहीं, वो अवर्ण है। जो 4 आते हैं उसको सवर्ण कहते हैं। और जो वर्ण व्यवस्था से बाहर मतलब नीचे है, पायदान पर सबसे नीचे है, वो अस्पृश्य। और उससे भी नीचे, अस्पृश्य से भी नीचे कुछ है, मालूम है आपको? कौन है? अस्पृश्य से नीचे कौन है? नहीं मालूम? स्त्रियां अस्पृश्य से भी नीचे। मतलब ये सीढ़ी देखो कैसी है, सबसे नीचे स्त्रियां, फिर उसके ऊपर अस्पृश्य, अस्पृश्य के साथ में ही आदिवासी भी आते हैं, फिर ये अवर्ण में आते हैं। फिर वर्ण व्यवस्था शुरू होती है तो नीचे से शूद्र, फिर वैश्य, फिर क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण। इस तरह की ये ऊपर चढ़ती हुई सीढ़ी है, या ऊपर से नीचे आती हुई सीढ़ी है। तो सबसे नीचे है स्त्रियां। इसका मतलब है कि पूर्ण व्यवस्था का जो भार है वो किसके कंधे पर है? किसके कंधे पे है? स्त्री के कंधे पे। और बाबा साहब जैसे कहते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था उस इमारत की तरह है
जिसमें कोई सीढ़ियां नहीं है। जो नीचे का है वो नीचे रहता है, जो ऊपर का है ऊपर रहता है, जिस माले पे जो पैदा होता है वो उसी माले पे रहता है। फिर भी इस व्यवस्था ने ऐसा कुछ किया है कि जो सबसे नीचे स्त्री है वो उसको अपनी खिड़की से हाथ लंबा करके उठाता है, पिक करता है, उठाता है, यूज करता है और ड्रॉप कर देता है, मतलब छोड़ देता है। चारों वर्ण स्त्री का इस्तेमाल करते हैं और चारों वर्ण स्त्री को सम्मान नहीं देते हैं। वो केवल उनका वंश बढ़ाने के लिए और उनकी शारीरिक भूख मिटाने के लिए होती थी। पास्ट की बात कर रही हूँ, आज की नहीं। मतलब औरत को इस्तेमाल किया जाता था, उठाया जाता था, इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता था। ये इस तरह की व्यवस्था है, जो जहां हुआ वो वहीं खत्म हो जाता था। किसी में कितनी भी योग्यता हो वो उसके वर्ण को नहीं बदलती। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, मैं उसके भी पीछे जाती हूँ। कुछ लोगों ने यहाँ कास्ट इन इंडिया या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ा होगा या क्रांति प्रतिक्रांति पढ़ा होगा, तो उसमें बाबा साहब ने लिखा है कि इससे भी पहले जो वर्ण व्यवस्था थी वो ऐसी वर्ण व्यवस्था नहीं थी जिसमें सीढ़ियां नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं जिसमें सीढ़ियां नहीं है, वो वर्ण व्यवस्था ऐसी थी जिसमें सीढ़ियां थी। एकदम प्राचीन समय की बात कर रहे हैं। ये मेरा कहा हुआ नहीं है, आप वेरीफाई कर लेना किताबों में, बाबा साहब का ही लिखा हुआ है। वो वर्ण व्यवस्था का संबंध शिक्षा से था, एजुकेशन से था। मतलब बच्चा जब 5 साल का हो जाता था उसे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता था। उस जमाने के स्कूल जिसको गुरुकुल या आश्रम या फिर घर में ही किसी के पास में पढ़ने के लिए, इस तरह की एक रफ व्यवस्था थी उस समय। वहां बच्चे को भेजा जाता था और उससे उसकी 10 से 11 साल तक की पढ़ाई होती थी। अब उसका सिलेबस क्या था ये अलग बात है। यदि वैदिकों के हिसाब से देखेंगे तो उनका सिलेबस था वेद, और दूसरा यज्ञ कैसे करे, पूजा पाठ कैसे करे, ये उनका सिलेबस। इसके अलावा दूसरा एक सिलेबस था, वो था शासन कैसे करे, मतलब राजपाट कैसे चलाए, राजनीति कैसे करें। आज हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है पॉलिटिकल साइंस, ऐसा समझ लो आज नाम बदल गया है, आज हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। उस जमाने में शस्त्र कैसे चलाए ये पढ़ा जाता था, राजपाट कैसे चलाए जाए ये पढ़ा जाता था, वो भी एक पॉलिटिकल साइंस का ही हिस्सा है। तीसरा और एक सिलेबस था, व्यापार कैसे किया जाए। आज हम मैथ्स पढ़ते हैं, ये बदला हुआ रूप है विषय का। उस समय व्यापार क्योंकि बड़ी मात्रा में भारत एक व्यापार का केंद्र था, कई जगहों से बाहर से लोग यहाँ व्यापार करने आए थे, तो व्यापार कैसे करना, वाणिज्य कैसे करना, ये एक विषय उस समय का एजुकेशन में था। और चौथा विषय था विविध प्रकार की हस्तकलाएं, विविध वस्तुओं से जो रॉ मटेरियल होता है, यानी क्या बोलते उसको, कच्चा माल, उससे उसको आकार प्रकार देकर कुछ चीजें बनाई जाए। जैसे सोनार, सोने की वस्तुएं, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, और बहुत सारी कलाएं उसमें आती है, जैसे बिल्डिंग बनाना, जैसे आजकल के इंजीनियर लोग करते हैं, ऐसे कई काम, बर्तन बनाना, और इसके अलावा और भी दूसरे लकड़ी के काम, अनेक विभिन्न प्रकार के धातुओं से नई नई कलाकृतियां बनाना, इस तरह के काम वो पढ़ाई का एक हिस्सा था। आज भी है, स्किल डेवलपमेंट में ये चीजें सिखाई जाती है। ये उस तरह का सिलेबस था, और ये 10 से 12 साल की अवधि का एजुकेशन होता था।
और जब ये एजुकेशन पूरा हो जाता था बच्चे का, तो उनका दीक्षांत समारोह होता था। आज होता है दीक्षांत समारोह, क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज में जो होता है, कन्वोकेशन, इंग्लिश में कहते हैं कन्वोकेशन, हिंदी में कहते हैं दीक्षांत समारोह। जैसे किसी ने बीए कर लिया, एमए कर लिया, एमबीबीएस कर लिया, ये कई तरह की डिग्रियां हैं। तो जब उनकी वो पढ़ाई पूरी हो जाती है, कोर्स पूरा हो जाता है, तो उनका वाइवा होता है, इंटरव्यू होता है, और उसमें जब वो पास हो जाते हैं, उसके बाद में यूनिवर्सिटी में एक बड़ा प्रोग्राम रखा जाता है दीक्षांत समारोह का, और उन्हें डिग्री दी जाती है। मालूम है ये चीजें? यहाँ पर कितने लोग ग्रेजुएट हैं? 60 में एक व्यक्ति, लेकिन बाकी लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि डिग्री मिलती है ना? और ये डिग्री जब देते हैं तो उन्हें एक यहाँ पर ऐसा बेल्ट पहनाया जाता है, कपड़े का एक बेल्ट पहनाते हैं यूनिवर्सिटी में। आपने तस्वीरें देखी होंगी किसी ग्रेजुएट लोगों की, हाथ में एक सर्टिफिकेट का बंडल, काला चोंगा, और यहाँ ऐसा बेल्ट, ये उन्हें डिग्री दी जाती है दीक्षांत समारोह में। ये आज की यूनिवर्सिटी का बताया मैंने। ये प्राचीन समय में जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो सिस्टम था एजुकेशन का, उसमें उस शब्द को, दीक्षांत को कहा गया है उपनयन संस्कार विधि। क्या कहा गया है? उपनयन संस्कार विधि। और इसके लिए 2 लोगों का पैनल होता था, 2 पद होते थे। एक होता था सप्तऋषि, सप्तऋषि ये पद का नाम है, और दूसरा पद होता था मनु। ये 2 लोग होते थे। और जाहिर है शिक्षा के क्षेत्र में वो पदाधिकारी है तो वो ब्राह्मण हुआ करते थे, और ये स्टूडेंट का वाइवा लेते थे, इंटरव्यू लेते थे, और उसके बाद में वो देखते थे कि ये पढ़ने पढ़ाने लायक है क्या, तो उन्हें ब्राह्मण की डिग्री दी जाती थी। आज मैं डिग्री बोल रही हूँ, मतलब ब्राह्मण का वर्ण दिया जाता था। जिसको शासन या प्रशासन या राजपाट इस विषय का अच्छा ज्ञान होता था, उसको क्षत्रिय का वर्ण दिया जाता था। जिसे व्यापार वाणिज्य का अच्छा नॉलेज होता था, उसमें वो मास्टर होता था, उसे वैश्य का वर्ण दिया जाता था। और जो विभिन्न कलाओं में निपुण होते थे, उन्हें शूद्र का वर्ण दिया जाता था। इसका मतलब ये कि उस समय अस्पृश्य नहीं थे। आज जो हम बोलते हैं ना SC, ST, OBC सारे शूद्र हैं, ऐसा बोलते हैं ना, तो ये वो समय था जब अस्पृश्यता नहीं आई थी। ये बुद्धा के पहले की बात कर रही हूं मैं। और ये वर्ण देने के बाद में ये इनका प्रोफेशन हो जाता था। जैसे आज किसी को MBBS की डिग्री मिली यूनिवर्सिटी से, तो वो डॉक्टरी का पेशा करेगा। किसी को LLB की डिग्री मिली तो वो वकालत करेगा। किसी को B.Ed की डिग्री मिली तो वो टीचिंग करेगा। आज ऐसा होता है। ऐसा सिस्टम बहुत प्राचीन समय में था, बुद्ध के पैदा होने से पहले। 4 साल में, हर 4 साल में इनका दोबारा इंटरव्यू होता था, और अगर वो उस इंटरव्यू में फेल हो जाते थे तो उनका वर्ण उनसे छीन लिया जाता था। फिर उनको जो आता है उसमें उनको ट्रांसफर कर दिया जाता था। ये जो हर 4 साल के बीच का जो इंटरव्यू है, इसे मनवंतर काल कहा गया है। और ये 2 ही पदाधिकारी करते थे, और ये पदाधिकारी भी हर 4 साल बाद बदलते थे, मनु और सप्तऋषि। यानी हम देख रहे हैं कि योग्यता के आधार पर वर्ण मिलता था। लेकिन एक बार मनु पद पर ऐसा ब्राह्मण आया जिसके मन में
एक बेईमानी आ गई। वो बेईमानी ऐसी आई कि उसको लगा कि ब्राह्मण वर्ण जब मिलता है, वो पढ़ने और पढ़ाने का काम करता है, उसकी समाज में सबसे अच्छी साख होती है, उसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है ना। भारत में बोलते हैं सबसे ज्यादा गुरु को रिस्पेक्ट मिलता है, सबसे ऊपर टीचर होता है, तो वो गुरु की पोजीशन पे होता था, इसलिए उसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी। लेकिन इस व्यवस्था में एक ऐसा कारण था कि अगर ब्राह्मण का बेटा पढ़ने और पढ़ाने में होशियार ना हो तो उसे ब्राह्मण का वर्ण नहीं मिलता था। मतलब एक ही परिवार में पिता का वर्ण अलग और पुत्र का वर्ण अलग हो जाता था। यदि उसके बेटे को पढ़ना पढ़ाना नहीं आता है, वो व्यापार वाणिज्य में होशियार है, तो उसका वर्ण हो जाएगा वैश्य। और किसी कलाकार का बेटा अगर पढ़ने पढ़ाने में होशियार हो तो उसको वर्ण मिल जाता था ब्राह्मण का। मतलब योग्यता के आधार पर वो वर्ण दिया जाता था। अब ये मनु के मन में ऐसा आया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही रहना चाहिए, चाहे वो होशियार हो ना हो, उसे कुछ ना आता हो, क्योंकि उसमें मान सम्मान पैसा सब कुछ है, सबसे ऊपर की पोजीशन है। क्योंकि एक पिता को बड़ा बुरा लगता था कि उसके बेटे को शूद्र का वर्ण मिले या निम्न वर्ण मिले, तो वो मनु ने इस सिस्टम को बदल दिया। अब सिस्टम कैसे बदला? जो उपनयन संस्कार 10-12 साल की शिक्षा लेने के बाद में होता था, वो उपनयन संस्कार उन्होंने घर में ही ब्राह्मण के द्वारा करना शुरू कर दिया 5 वर्ष की उम्र में, मतलब स्कूल में भेजने से पूर्व। आज यही होता है। आज स्कूल में बच्चे को डालने से पहले घर में पिता ही अपने बेटे का उपनयन संस्कार कर लेता है और घोषित कर देता है कि मेरा बेटा ब्राह्मण हो गया इस संस्कार के बाद में। और उस समय धीरे धीरे बदलाव होता है किसी भी चीज में। उस समय क्षत्रिय और वैश्य इनका भी उपनयन संस्कार ब्राह्मणों के हाथ से किया जाता था और उनको क्षत्रिय वर्ण और वैश्य वर्ण दिया जाता था, मतलब घर में ही। और इनकी एज में भी फर्क रखा गया। ब्राह्मण के बेटे का 5 वर्ष में ही उपनयन संस्कार, क्षत्रिय के बेटे का 8 वर्ष में उपनयन संस्कार करके क्षत्रिय बनाना, और वैश्य के बेटे का 12 वर्ष की उम्र में उपनयन संस्कार। ऐसा सिस्टम थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया। और जो शूद्र है उनको उपनयन संस्कार से खारिज कर दिया। पहले के समय में जो यहाँ के मूल निवासी थे उनके हाथ में राजपाट था, क्षत्रिय थे, और उपनयन संस्कार जिनका नहीं हुआ वो अपने आप क्षत्रिय वर्ण से नीचे आ गए, वो शूद्र में आ गए। जैसे हमारे सामने उदाहरण है, बाबा साहब उदाहरण देते हैं एनिगेशन ऑफ कास्ट में। शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक होने वाला था तो उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया था, गागा भट्ट ब्राह्मण बनारस से, और उसने बोला था कि तुम शूद्र हो, हम तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं कर सकते, तुम क्षत्रिय नहीं हो सकते। फिर बाद में गागा भट्ट को पैसे देकर खरीदा गया। पैसे लेने से चल जाता है। पैसे लेकर वो आया, रायगढ़ के किले पर ही राज्याभिषेक हुआ था शिवाजी महाराज का, और वहां पर उसने राज्याभिषेक किया शिवाजी का, लेकिन हाथ के अंगूठे से तिलक नहीं लगाया बल्कि पैर के अंगूठे से तिलक लगाया, केवल इसलिए कि वो शूद्र है बोल के। यानी पहले के हमारे ऐसे कई राजा लोग हुए हैं, नागवंशियों का एक इतिहास रहा है जिन्होंने रूल किया है यहाँ पर, उनको धीरे धीरे उपनयन संस्कार विधि नकार कर क्षत्रिय से शूद्र बना दिया।
अब अछूत में अभी तक हम आए नहीं हैं, आएंगे उसमें। इस तरह से घर में ही उपनयन संस्कार करके जो योग्यता के आधार पर वर्ण दिया जाता था उस सिस्टम को खत्म कर दिया। इसी को कहते हैं जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था। अब क्या हो गया, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र। आपको मालूम है जाति का मतलब क्या होता है? जाति ये पाली का शब्द है, जाति ये पाली का शब्द है। जाति जरा मरण मृत्यु जिसा, जाति का मतलब होता है जन्म। और ये व्यवस्था जो स्कूल में वर्ण देने की थी शिक्षा के बाद योग्यता के आधार पर, वो जन्म के आधार पर हो गई और यहीं पर वर्ण व्यवस्था का रूपांतरण जाति व्यवस्था में हो गया। और यहां से योग्यता खत्म हो गई। और फिर आप तो देखते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने श्लोक लिखे हैं। जो मनु होता था वो बदलते रहता था और वो अपने हाथ से कानून कायदे लिखता था और लोग उसको फॉलो करते थे। यानी बुद्ध का जब जन्म हुआ 2600 साल पहले, उस समय ये जाति व्यवस्था स्टैब्लिश हो चुकी